दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो हमने पूरी एक सीरीज चला रखी है संघ और भाजपा और हिंदुस्तान के अंदर उसकी नीतियों का क्या राजनीतिक असर हो रहा है। सबसे पहले हम अपने सारे व्यूअर्स का, हजारों लाखों व्यूअर्स का दिल से सम्मान के साथ शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जितना प्यार, जितना आशीर्वाद मुझे पिछले कुछ दिनों में दिया है, निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है जो हम चुका नहीं सकते। दोस्तों, इस सीरीज के पीछे, इस संकल्प के पीछे कोई ना कोई अवधारणा हमारी जरूर है। हमारा मानना था कि खबरों को तो आप तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है, कोई इशू नहीं है, बहुत सब लोग करते हैं। खबरों की व्याख्या करना, एनालिसिस करना, आप तक पहुंचाना वो भी ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर के किसी के पीछे नहीं घूम सकता। राष्ट्र की सेवा के नाम पर, देश की सेवा के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भी नहीं जा सकता। असल में कोई ना कोई वजह तो होगी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भाजपा के करीब लाती है। दोस्तों, हम अभी विस्तृत रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं, उसके पहले एक वही गुजारिश कि जिन लोगों ने भी अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल्स के को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप जाके दे सकते हैं। दोस्तों, हम जिन चीज़ों का जिक्र आपसे कर रहे थे, जिन चीज़ों पर अपनी बात को रख रहे थे और जो एक एनालिसिस विश्लेषण निकल के आ रहा है, भाजपा, आरएसएस, मोदी एंड अदर्स, इसका मापदंड क्या है, इसके पीछे की अंकगणित क्या है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है और देश में इनका कुछ योगदान है या सिर्फ एक कमाई का साधन है, पावर को इम्पैक्ट करने का साधन है, पावर के साथ पावर को जनरेट करने का संसाधन है? क्या ऐसा है? देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी, ये अपने मकसद को गेन करने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए जनता के सामने तमाम तरह के वादे करते हैं। वादे तो होते रहते हैं, वादों का क्या है? 15 लाख ले लो, 2 करोड़ नौकरी ले लो, कुछ भी ले लो, मिलना कुछ नहीं फायदा। तो सवाल इस बात का है कि एक बार मुझे याद है कि जब भाजपा के चाणक्य का इंटरव्यू चल रहा था, उनसे पूछा कि सर आपके 15 लाख रुपए का वादा, उन्होंने कहा भाई ये चुनाव है, चुनाव में कुछ जुमले होते हैं, देना पड़ता है जिससे जनता प्रभावित हो सके। यानी जनता की भावनाओं को या जनता की भावनाओं की कोई कद्र चुनाव में फिलहाल तो नहीं रहती। जितने ये वादे प्रतिवादे होते हैं, एक कहता है कि हम महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने देंगे, अगला फट से आता कहता है 2100 रुपये देंगे। जैसे लगता है कि नीलामी लग रही है महिलाओं की, बच्चों की आजादी की, उनके भविष्य की नीति की। ये चुनाव एक नीलामी बन के रह जाता है। कांग्रेस ने कहा कि हम राजस्थान में 400 में सिलेंडर देंगे, भाजपा ने फट से कहा हम 450 में देंगे। क्या ये जनता की भावनाओं का टेंडर निकला हुआ था चुनाव में? जहां भाजपा कांग्रेस ने पहले दोनों जगह पहले कह दिया कि हम ये महिलाओं को दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, आप क्यों उसको 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा के बात की? आपकी सरकार के पीछे 5 सालों से आप क्या कर रहे थे? चुनाव समय आपको याद आया कि हम 400 सिलेंडर देंगे? नहीं। सवाल इस बात का है दोस्तों, यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। आरएसएस एक भूमिका अदा कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी है जहां आरएसएस को समझना पड़ेगा कि उन भूमिकाओं में वो इतनी खो जाती है कि आम जनमानस जिसको लेकर की वो स्वयंसेवक बनाती है, जिसको लेकर की हिंदू राष्ट्र की भावना को आगे बढ़ाती है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करती है, अगर वही व्यक्ति या वही लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज होंगे तो हिंदू राष्ट्र या अन्य कोई राष्ट्र की बात कहां से कोई सोचेगा? महंगाई आसमान छूती है, कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली आरएसएस कभी बात नहीं करती। क्यों? जब आप जनता और जनार्दन की बात करते हो तो उसकी जो तकलीफें हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन होगा? यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी कि आज आरएसएस ने एक एजेंडा तय किया
कि वो एजेंडा मोदी सरकार का एजेंडा नहीं है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 29 में कैसे आएगी और 29 के बाद 34 की क्या प्लानिंग है। अभी तो लोग सोचते हैं कि अभी की सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन उसकी प्लानिंग देखिए, उसकी दूरदर्शिता देखिए। अब उसने जिन नामों पे चर्चा चल रही थी, 4.5 दशक, मित्रों 4.5 दशक बहुत बड़ा, जिंदगी खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति को उठा के लाई जो 4.5 दशक यानी लगभग 45 साल तक केवल और केवल संगठन पे समर्पित रहा। 4.5 दशक यानी 45 साल। नाम संजय विनायक जोशी। आप समझ सकते हैं, उसके साथ के लोग प्रधानमंत्री बन गए, उसके साथ के लोग हाईवे मिनिस्टर बन के बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट में पिछले 10 सालों से, 11 सालों से। लेकिन वो व्यक्ति एक पार्षद नहीं बना। आज हम जो चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि जिन नामों को लेकर के हम लगातार बढ़ रहे हैं, आरएसएस की भूमिका क्या है और आरएसएस की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी कहां सटीक बैठ रही है, या वो भारतीय जनता पार्टी को कहां खड़ा करना चाहती है अपने एजेंडे में, वो क्या चाहती है भाजपा से, और सिर्फ वो भाजपा से ही चाहती है कि राष्ट्र का कुछ उन्नति भी होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महंगाई पे रोक भी लगेगी, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ सुधार भी होगा, अस्पताल बनते जाएंगे, डॉक्टर का पता नहीं होगा, बेड का पता नहीं होगा, जानवर बैठे होंगे। क्या आरएसएस इसकी जानकारी लेती है? बिल्कुल नहीं लेती। अपनी भूमिका के दायरे को भी आरएसएस को बढ़ाना पड़ेगा अगर उसको आम जनमानस तक पहुंचने की बात करनी है तो। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, यही वो व्यक्ति है संजय विनायक जोशी जो पिछले कई दिनों से काफी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो पहले भी रहे, इनके कामों की चर्चा से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस व्यक्ति ने जो आज भाजपा के लिए एक व्यक्तित्व बनने जा रहा है, 45 सालों तक सिर्फ संगठन की सेवा की और कोई पार्षद, कोई मंत्री, कोई संतरी को कुछ नहीं, इसके साथ के लोग न जाने कहां पहुंच गए, देश की सबसे बड़ी अदालत में के मुखिया बने बैठे हुए हैं और इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। आज अगर संजय विनायक जोशी को आरएसएस ऊपर लाती है और ये तय करती है कि अब नहीं, अब इस व्यक्ति के हाथों वो बागडोर देनी है जिसका पिछले 45 सालों से ये ऊपर काम कर रहा था, जिसमें बुराई की है। हमें काफी भाजपा के लोगों से बात हुई और लगातार उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं। वो संजय जोशी को किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि भाजपा का अध्यक्ष बने। वो चाहते हैं पॉकेट वाली चॉकलेट निकालो, ऐसा आदमी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को दे दो, फर्नांडिस को दे दो, या कोई और 2-4 नाम ले लो, नड्डा जैसे लोग जो आए और भाजपा के अध्यक्ष बन जाए। लेकिन इस बार ये शायद पॉसिबिलिटी इस बात की बहुत कम है। वसुंधरा सिंधिया हो, संजय जोशी हो या गडकरी साहब हो, तेज तर्रार व्यक्ति को बैठाने की पूरी कोशिश है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, हम ये बताना आपको चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम को लेके संघ इतना ज्यादा रिजिड है, वो व्यक्ति है कौन, उसकी क्या कुंडली है, वो करता क्या था, जो वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्र के प्रति समर्पित कर पाएगा, देश के प्रति समर्पित कर पाएगा, उसको किन चीजों का नॉलेज होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी जो अपना नया अध्यक्ष लेने जा रही है या उसको मिलने जा रहा है, वो अब और नड्डा जैसे लोगों में कितना फर्क होगा। दोस्तों, संजय जोशी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि इस व्यक्ति का समर्पण यह है कि आम जो व्यक्ति हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी ऐसा स्टेट हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड, इसे हर जगह काम किया हुआ है और इसकी पकड़ इतनी जबरदस्त है कि संगठन के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए तो इसको संगठन की सुई की नोक के बराबर भी हर चीज पता है। बड़ी चीजों की बात तो छोड़। अब देखिए, लगभग 1980 में ये वो व्यक्ति है जो नितिन भाई गडकरी के साथ महाराष्ट्र में
नागपुर में इस संगठन से जुड़े हुए थे। 44 साल। नितिन गडकरी कहां पहुंच गए? और जहां तक 1990 की बात है, इनको संगठन में काम करने के लिए गुजरात भेजा गया था, जहां पे इनको संगठन का महासचिव बनाया गया था, संगठन का मंत्री बनाया गया था, और संगठन के महामंत्री जो है मोदी साहब थे। अब दोनों की दोस्ती देखिए, इस व्यक्ति की दोनों की वर्किंग देखिए। मोदी और जोशी ने मिल करके काम किया, और जिस गुजरात के अंदर भाजपा बहुत कमजोर थी, वहां पर उस भाजपा को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस को मात दे करके 1995 में भाजपा की सरकार बनवाई इन्हीं दोनों ने। सामंजस्य देखिए, एकरूपता देखिए। लेकिन सत्ता का नशा और पावर और ताकत बड़े बड़े रिश्तों में, खून के रिश्तों में दरार डाल देता है। भाई बहन आमने सामने होते हैं, बाप बेटा आमने सामने होते हैं। क्यों? सत्ता की चकाचौंध। पति पत्नी में डिवोर्स हो जाता है। लखनऊ का हादसा देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का। मायावती के खिलाफ बयान दे दिया, उनको हटाया गया। उनका भाई ऐसा करो, मेरी पत्नी को हमारी जगह दे दो। पत्नी को जगह दे दी गई, मंत्री बना दिया गया। जब चुनाव आया तो उनकी पत्नी को कहा गया जी आप टिकट मत मांगो। कहे नहीं जी मैं तो टिकट लूंगी। पति के खिलाफ जिस पति ने उनको बैठाया, कहा नहीं मुझे टिकट चाहिए। रिवोल्ट हो गया। कुछ और भी कारण रहे होंगे, किसी के व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बात नहीं कह सकते। लोग अलग हो गए। भाजपा ने फैसला किया कि उनके पतिदेव को टिकट दिया गया। आज वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं होगी। तो सोचिए कि ये जो पावर और ताकत का गेम है, इसमें रिश्ते कोई नहीं होते। रिश्ते कुछ होते ही नहीं है। सिर्फ पावर, ताकत, पैसा, उसी का नाम है राजनीति। उसी का नाम है राजनीति की चकाचौंध। दोस्तों, उसके बाद जब भाजपा की पहली बार सरकार बनी और केशव भाई के साथ वहां पर जब सीएम बनने की बात चली, तो ऐसे में तकरार पैदा हो गई। सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा 2098 में फिर सरकार बनी, 1998 में। और जब 98 सरकार बनी तो केशव भाई मुख्यमंत्री बने। लेकिन उपचुनाव में हारने के तुरंत पश्चात मामला बिगड़ गया, और तब तक मोदी जी और संजय जोशी काफी मजबूत हो चुके थे और प्रबल दावेदार थे। लेकिन हुआ क्या? नरेंद्र भाई मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और इसीलिए उसी समय इमीडिएट इनको वहां से हटा करके इनको प्रमोट कर दिया गया केंद्र में, और ये संगठन महासचिव भारतीय जनता पार्टी के बन गए दिल्ली में। अब मोदी जी सीएम तो बन गए, लेकिन मोदी जी को पता था चूंकि ये व्यक्ति के काम और इसकी जो मार्केटिंग है और इस व्यक्ति की जो पावर है, जो मैनेजमेंट है, बहुत जबरदस्त है। तो अगर हम यहां सीएम बैठे हैं तो दिल्ली में हो सकता है हमारा रास्ता। दोस्तों, काफी जद्दोजहद के बाद ऐसा कहा जाता है एक सीडी कांड हुआ, जिस सीडी कांड में संजय जोशी को फंसा दिया गया, ऐसा कहा जाता है। और कौन लोग थे ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों के अंदर ही उनको छोड़ दिया गया और उनको बताया गया उनकी कोई लिप्तता नहीं थी, उसके अंदर कोई उनका मामला नहीं था। सब ये एक स्कैम था जो उनकी फंसाने के लिए या उनकी राजनीतिक ये कहिए कि पॉलिटिकल हत्या करने के लिए कहा गया था, जिससे कि व्यक्ति खत्म हो जाए। और जब ये व्यक्ति खत्म हो जाएगा तो पॉलिटिकल रूप से खत्म हो जाए, तो दूसरी राजनीति के जो लोग हैं उनकी प्रबल दावेदार, उनको आगे का रास्ता साफ मिलेगा। लेकिन जब गडकरी साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए, तब इन्होंने उनको वापसी की। वापसी में मोदी जी जैसे लोगों ने बहुत उनका विरोध किया, और उनको उसके बाद गडकरी साहब ने जो है यूपी का प्रभारी बना दिया। मोदी जी ने कोई मीटिंग नहीं की यूपी के अंदर, इतना जबरदस्त विरोध था। परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए 2012 में। लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से काफी डिस्प्यूट हुआ और इनसे इस्तीफा ले लिया गया।
उसके बाद मोदी जी फ्रंट पे आए, आगे चीज बढ़ती गई। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि संगठन और पार्टी के अंदर एक समन्वय के साथ साथ जो आरएसएस की 2-3 दुविधा है, वो संजय जोशी को इसलिए लाना चाहता है कि इतना कमिटेड व्यक्ति है कि कम से कम ये जो है वहां की आबो हवा में बहेगा नहीं। जमीनी स्तर पर संघ की जो मापदंड है, संघ की जो सोच है, उसको जिंदा रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। जो हिंदू राष्ट्र का उसका सपना है, उसको साकार करेगा। अब सवाल इस बात का है कि वो दूसरे नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पहले जिन पर भी उसने दांव लगाया वो सारे के सारे नेता जो संघ से जुड़े हुए थे, संघ की मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो वहां की चकाचौंध में खो गए। कहने को भले ही उसके साथ हो, लेकिन फैक्ट यही है कि आज उन लोगों के साथ है जिनके पास सत्ता है और सत्ता की चकाचौंध है। यही रीजन है कि अब ये जो 4 राज्यों की चुनाव है, इस चुनाव के ऊपर सिर्फ राज्यों का चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्टेट के ऊपर और तमाम लोगों की निगाह है कि इस पर बहुत सारे फैसले होने इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर इन 4 राज्यों के जो परिणाम हैं वो भाजपा के अनुकूल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब होगा कि संघ और संजय जोशी की एंट्री इजी होगी। और अगर इन 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में होते, जिसकी उम्मीद काफी कम है, तो फिर ये डगर पनघट कितनी आसान नहीं है, क्योंकि मोदी अमित शाह का जो गठबंधन है, उनकी जो सोच है, उसके आगे उनको बीट करके बढ़ जाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो संघ रिजिड है कि एन केन प्रकारण संजय जोशी या आडवाणी या वसुंधरा, मोस्ट प्रॉब्ली संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। और दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो ये केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में एक जबरदस्त कोल्ड वॉर की फाउंडेशन बनती जाएगी। क्योंकि संजय जोशी की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है, उनकी वर्किंग बिल्कुल अलग है। उनको सत्ता के लोभ से मतलब नहीं होगा, सत्ता के लोभ के मंत्रियों से मतलब नहीं होगा। संगठन का मतलब संगठन है और संगठन को संगठन के तरीके से चलाया जाना चाहिए। तो जितने ये वहां पर यस मैन बैठे हुए हैं, चाहे किसी स्टेट के प्रेसिडेंट बन के बैठे हों या कि केंद्रीय कैबिनेट में बैठे हों, उनके लिए खतरे की घंटी होगी। उनको समझना होगा कि सरकार और संगठन में संगठन बहुत बड़ा है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। अगर संगठन का दायरा बड़ा है, संगठन के मुखिया का दायरा कितना बड़ा होगा, कद कितना बड़ा होगा। और जब कद बड़ा होगा उसको बड़ा मानना पड़ेगा, और बड़ा मानना पड़ेगा तो फिर छोटा कौन होगा। ये बहुत अहम सवाल है। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए वो लोग को संघ आगे ला रहा है। गडकरी लगातार वो कहते रहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मुझे बनना नहीं, मेरे एजेंडा में नहीं है। और ये बहुत सारे लोगों ने कहा, ऑफर दिया, हमने एक्सेप्ट नहीं। ठीक बात है, लेकिन मौके की तलाश में हर व्यक्ति रहता है कि कब सुकून वाला मौसम आए जिसपे हम अपने दिल के अरमान को पूरा कर सकें। हो सकता है गडकरी जी के लिए मौसम अगले साल तैयार हो जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया का जितना अपमान पिछले 2 साल के अंदर हुआ है, यद्यपि इसकी बुनियाद तो 2014 में रख दी गई थी, वो अपमान भूलना उस तेज तर्रार महिला के लिए बस की बात नहीं है। लेकिन वक्त की तलाश सब। अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इन सब के पीछे संघ खड़ा है और ये संघ के साथ खड़े हुए हैं, संघ के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और कब हम आगे बढ़े। ऐसे में नरेंद्र भाई मोदी को सिर्फ विपक्ष से लड़ना नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं
अब कमजोर सरकार का मुखिया पहले खुद कमजोर है, फिर संगठन से लड़े, फिर विपक्ष से लड़े, तो खड़ा कहां होगा। तो मोदी जी के लिए इसमें सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है कि अगर 4 राज्यों के चुनाव वो नहीं जीते, जिसकी संभावना है बहुत कम है, दोबारा मैं कह रहा हूं, तो निश्चित रूप से आने वाला वक्त विंटर सेशन से लेकर आगे के जितने भी सेशन होंगे वो बहुत अच्छे नहीं किए जा सकते। तकरार निश्चित है, वो तो वैसे भी निश्चित है कि जो आप बिल लेकर के आए हैं वो इतनी आसानी से पास होने वाला है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कहां से लाओगे? सरकार की मेजॉरिटी तो मिल नहीं रही थी। अब दूसरी बात यहां पे एक चीज और है कि संघ चाहता है कि जो अभी सिचुएशन है ये नायडू और नीतीश के सहारे की, ये जितनी जल्दी हो दूर की जाए। अब इसके क्या प्रारूप तय किए गए हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो नहीं चाहती कि भाजपा कटोरा लेके खड़ी रहे कि प्लीज हमारा ध्यान रखिए, क्योंकि इनमें दोनों में से एक भी अगर पीछे हटता है तो सरकार नहीं रह पाएगी। और मोदी जी को किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। उसका नेचर है अपना, वैसा कह सकते हैं, तो सोच सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पे ये जरूर है, मैं आपको बताऊं कि संगठन के साथ साथ जब पहली बार इनको, मुझे याद है कि 2001 में संजय जोशी को प्रभारी बनाया गया था, उस वक्त इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 9 स्टेट के अंदर इनकी कार्य क्षमता और कार्यशैली को समझिएगा। 1 नहीं 2 नहीं 9 स्टेट के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल थे, इन राज्यों में सिर्फ भाजपा की मजबूत प्रेजेंस नहीं की, बल्कि स्टेट के अंदर एक मजबूत दावेदार के रूप में वहां पेश किया और बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर के आए। वो उसका पूरा श्रेय संजय जोशी को जाता है। उसमें झारखंड था, इन सारे स्टेट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाजपा ने और लगा कि भविष्य की एक पार्टी के रूप में यहां स्थापित हो चुकी है। उसका पूरा श्रेय संजय जोशी को। इन तमाम चीजों के साथ जो मैं इस आकलन को, जो इस पूरे विश्लेषण को आपके बीच में रख रहा था, उसका कारण यही था कि संजय जोशी ही क्यों। वसुंधरा जी ने काफी लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रही, उनको प्रशासनिक अनुभव है, शासन का अनुभव, सब कुछ अनुभव है, लेकिन इन लोग भी पावर में रहे हैं, पावर की ताकत को जरूर समझते हैं, लेकिन जमीन की ताकत को उतना नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका वक्त इतना नहीं बीता है जितना संजय जोशी का बीता है। दोस्तों, आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। इन खबरों के साथ जो एक खबर और महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो खबर है चुनावी राज की। अब चुनावी राज के अंदर 2 ही राज्य इसमें चल रहे हैं जहां पे पोलिंग होनी है और काउंटिंग में नजदीक है, 2 का तो ही पता नहीं। हरियाणा में तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचा नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज सोने में सुहागा क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने तय किया कि अंतिम 4 दिन वो हरियाणा में ही रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जमीन में उतरे हैं पदयात्रा के थ्रू, उसके माहिर खिलाड़ी भी हैं, क्या करनाल क्या कुरुक्षेत्र, मतलब आज की उनकी जो यात्रा थी, पहले दिन जो लाखों लाख पब्लिक इकट्ठा हुई है, उससे एक बात और तय हो गई है कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और मजबूती की तरफ बढ़ रही है। उसका एक कारण है दोस्तों, वहां का गणित यह है कि अगर कांग्रेस 50 से 50 से नीचे आ जाती है तो इतनी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको भाजपा तैयार कर सकती है अपने साथ। इसलिए अब नई स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस ने क्या किया है कि उसने टारगेट 75 बना लिया है कि 50 और 60 के बीच में हमारा टारगेट था। अब इसको अगर हम 70 तक पहुंचाएंगे तो भी छोटे दलों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और वो हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, चाहे लोटस ऑपरेशन ही क्यों ना चले। कांग्रेस ने स्ट्रेटजी को बदला है, इसीलिए 4 दिन, अंतिम 4 दिन
राहुल गांधी को हरियाणा में झोंक दिया, वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं और वहीं घूम रहे हैं। ऐसे में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद काफी की जा सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में आऊंगा।